Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to 12th class biology, MGCCS. We were discussing chapter number 14, human respiratory system, and today the objectives of our lesson are the carbon monoxide poisoning and the respiratory pigments. We will discuss about the respiratory pigments, about the hemoglobin, myoglobin, and upper respiratory disorders. Okay. So first of all, we look at the carbon monoxide poisoning. Gases on incomplete combustion produce carbon monoxide and toxic fumes. Okay, so carbon monoxide poisoning caused by gas heaters left on overnight in closed environment. जब रात को हीटर लगा होता है ओवरनाइट एंड जो रूम में गैसेस हैं वो गैसेस बेसिकली आपके पास इनकम्प्लीट कंबशन के शिकार होते हैं जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है इंस्टेड ऑफ द कंप्लीट कंबशन जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए फिजिकल जो हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हैं उसको डिस्टर्ब करते होते हैं नोजिया आपके पास एक्सट्रीम वोमिटिंग होती है आपके पास हेडेक मेंटल स्टेटस आपके पास चेंज एंड चेरी रेड लिप्स ठीक है ये सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड ठीक है कि डिजीनेस आएगा आपके पास डिसओरिएंटेशन इम्पेयरमेंट ऑफ सेरेब्रल फंक्शन आएगा कॉमा आपके पास आ सकता है विजुअल डिस्टर्बेंस हार्ट एंड रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आपके पास काज कर सकता है मसल वीकनेस आपके पास कर सकता है ठीक है नोजिया एक्सेट्रा तो ये आपके पास सिम्टम्स हैं जबकि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है बेसिकली ये क्यों ये सिम्टम्स इसके आते हैं बिकॉज के कार्बन मोनोऑक्साइड में ज़्यादा एफिनिटी है 249 टाइम्स ग्रेटर देन दी ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी है इसकी ठीक है तो ये हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना देता है एंड प्रिवेंट करता है ऑक्सीजन की बाइंडिंग विद दी हेमोग्लोबिन जो हेम पार्ट है ऑक्सीजन की जगह खुद उसके साथ अटैच होता है ठीक है सो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है ये एबिलिटी जो है हेमोग्लोबिन की उसको भी ख़त्म कर देता है रिलीजिंग एबिलिटी ऑफ दी हेमोग्लोबिन टिश्यू को जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ठीक है सो वो भी आपके पास जो है ये काज करती है आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ये जो 3 स्टेप्स आपको बताए गए हैं फर्स्ट स्टेप कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीजन की जगह जिस तरह एंट्रेंस होती है आपके पास लेबर कैविटी के जरिए सो वो कार्बन मोनोऑक्साइड उस इन्वायरमेंट से एंटर होगा और एंटर होकर वो हेमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएगा जो ऑक्सीजन की अटैचमेंट को भी रोकता है एंड अलॉन्ग विद दैट टिश्यूज में जब एक्सचेंजिंग होती है तो वहाँ पर ऑक्सीजन को सेल्स में या टिश्यूज में हैंड ओवर करने की कैपेसिटी ऑफ दी हेमोग्लोबिन को भी रोक रहा है ठीक है तो ये भी सिम्टम्स भी इसके जो है वो माइल्ड से मॉडरेट एंड सिवियर तक जाते हैं अप टू 8% आपके पास ये जो है डायग्नोसिया वगैरह आपके पास प्रॉब्लम्स आते हैं इसी तरह अगर आपके पास मॉडरेट आएगा तो मोटर पैरालिसिस आपके पास कॉन्शियसनेस की लूजिंग हो जाती है एंड फिर आपके पास अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो अल्टीमेटली लीड करता है डेथ को भी लेस देन 3 मिनट्स अगर आपके पास जो है वो ब्रीथिंग में बिल्कुल भी ऑक्सीजन की जो है वो बाइंडिंग कैपेसिटी को ये ओवरकम कर देता है तो इट कैन आल्सो लीड टू दी डेथ ऑफ दी पर्सन ठीक है सो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग आपके पास जो है वो ह्यूमन बॉडी को बैडली इफेक्ट करती होती है कि जो आपके पास ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होना होता है उसकी जगह आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो जाता है जो स्टॉप करता है एक तो binding of the oxygen with the hemoglobin and also detachment of the oxygen या handing over of the oxygen जो कैपेसिटी है हेमोग्लोबिन की टिश्यूज को या सेल्स को उसको भी जो है क्या करता है स्टॉप करता है ठीक है सो ये जो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन है ये बेसिकली आपके पास डिलीवरी ऑफ द ऑक्सीजन को भी क्या करता है हैंड उसके दरमियान में प्रॉब्लम लेके आता है उसको रोक रहा है जिसकी वजह से आपके पास डिफरेंट फिर सिम्टम्स का सामना करना पड़ता है अल्टीमेटली अगर सीवियर कंडीशन हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड की जो तादाद है वो आपके पास उस इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा होगी सो इट विल अल्टीमेटली लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन ओके जी नेक्स्ट है हमारे पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स ठीक है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कलर्ड मॉलिक्यूल्स हैं ठीक है और ऑक्सीजन कैरियर के तौर पे काम करते हैं ऑक्सीजन बाइंड करते हैं इनके साथ ठीक है और ये नॉन प्रोटीन पोर्शन इनके पास मौजूद होता है इनके साथ और जिसको हीम कहलाया जाता है इन हेमोग्लोबिन और टू वेल नोन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे आज हेमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन एज यू कैन सी हेमोग्लोबिन जो है वो कंजुगेटेड प्रोटीन ऑफ मेटेलोपोरफायरिन है ठीक है मेटल अटैच होता है पोरफायरिन के साथ हमने जिक्र किया था
क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में कि 4 आपके पास 4 पायरिंग रिंग होते हैं जो मैग्नीशियम सेंटर में उसको अटैच करता होता है, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी सनलाइट एब्जॉर्प्शन इन दी क्लोरोफिल। सिमिलरली यहाँ पर भी ये पिगमेंट है और ये जो मॉलिक्यूल है ये भी बेसिकली आपके पास 4 4 पायरिंग रिंग में, लेकिन सेंटर में इसके पास आयरन जो हीम पार्ट है जो है वो आपके पास वहाँ पे आयरन अटैच होता है, ठीक है। और वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कैप्चरिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उसके साथ अटैच होता है, ठीक है। रेड पिगमेंट है, हीम जो पार्ट है इसका 4% आपके पास मौजूद है, एंड जो ग्लोबिन स्ट्रक्चर है वो जो पार्ट है आपके पास प्रोटीन का वो 96% आपके पास मौजूद है। मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 68,000 आपके पास हेमोग्लोबिन का है। 4 ग्लोबिन प्रोटीन चेन्स हैं जो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है, आयरन कंटेनिंग ग्रुप्स, ठीक है। जो हेम है 4 आपके पास है, 2 आपके पास अल्फा चेन्स हैं एंड 2 आपके पास बीटा चेन है। फर्दर हमारे पास स्ट्रक्चर में हम दोबारा इसको क्लियर कर देंगे। आयरन जो है वो लूजली कंबाइन करता है विद दी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इसी तरह आपके पास ब्लड में ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। जब आपके पास हाई कंसंट्रेशन होगी ऑक्सीजन की, सो आपके पास पिगमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है ऑक्सीजन के साथ वो बेटर रहती है। लो कंसंट्रेशन के ऊपर ऑक्सीजन के फिर वो क्विकली रिलीज कर जाता है ऑक्सीजन को। एज यू कैन सी हेयर इन द डायग्राम द हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, हमें 2 चेन यहाँ पे दिखाए गए हैं। सो ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो सेवरल 100,000 हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कंप्राइज करते हैं जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। वेल यू कैन सी हेयर कि ऑक्सीजन जो है वो बाइंडिंग इसकी जो है वो हीम पार्ट के साथ हो रही है हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को, जो येलो एरो के जरिए आपको आइडेंटिफाई की गई है, ठीक है। सो ऑक्सीजन इस हेम को पार्ट के साथ अटैच होते हैं एंड हेमोग्लोबिन में 4 हेम पार्ट्स आपके पास मौजूद हैं और उन्हीं चारों के साथ ही आपके पास ऑक्सीजन अटैच हो रहा है, ठीक है। जो ऑक्सीजन के अटैचमेंट है और वो जो उसकी कंसंट्रेशन के बेस पे और उसके जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं हेमोग्लोबिन के, उसके बेस पे आपके पास जो है ऑक्सीजन की एफिनिटी के बेस पे उसके स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। कैसे? जिस तरह के आपको ये राइट साइड पे नजर आ रहा है, 4 जो आपके पास सब यूनिट्स हैं उनमें जो हेम पार्ट है उसके साथ ऑक्सीजन अटैच होता है। जब फर्स्ट ऑक्सीजन अटैच होगा सो वो जो चारों के दरमियान में एक वीक इंटरेक्शन है, आयनिक एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, वो डिसरप्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। और उस एक अटैचमेंट की वजह से डिसरप्शन काज होती है उसके कंफर्मेशन में, उसके स्ट्रक्चर में कंफर्मेशनल चेंजेस आ जाती है, जिसकी वजह से मोर सुटेबली अनदर ऑक्सीजन विल कंबाइन एंड देन द थर्ड वन एंड देन द फोर्थ वन। सो इट मीन्स के बाय द कंबाइनिंग ऑफ द ऑक्सीजन, अटैचमेंट ऑफ द ऑक्सीजन विद द हीम पार्ट विल चेंज द स्ट्रक्चर, किस तरह के वो वीक जो आयनिक बॉन्डिंग है उसको डिसरप्ट कर देते हैं उनके दरमियान में। सो मजीद ऑक्सीजन की जो है वो कैपेसिटी अटैचमेंट बाइंडिंग की बढ़ जाती है, ठीक है। सो ऑक्सीजन की तादाद अगर बढ़ेगी तो उसमें वो डिसरप्शन ऑफ दी वीक बॉन्डिंग आएगी। सिमिलरली टी फॉर्म में देखो, लेफ्ट साइड पे अगर आप देखो जहाँ पे लो अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन है, सो वहाँ पे आपको ये जो इंसर्कल किया है यहाँ पे वीक आयनिक बॉन्डिंग को, सो यू कैन सी विद रेलेवेंस टू दी आर फॉर्म कि यहाँ पे आपके पास वो वीक बॉन्डिंग ज्यादा है जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर भी आपके पास क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। सो बाय दी बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन दी कन्फर्मेशनल चेंजेस अकर्स, ठीक है, वो टू डिसरप्ट करता है उसके दरमियान में वीक बॉन्डिंग को, जो हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है उन चारों सब यूनिट्स के दरमियान में जो आयनिक बॉन्डिंग है, वीक आयनिक एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसको। अच्छा जी, मायोग्लोबिन जो है वो आपके पास डिफरेंट है फ्रॉम दी हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में हमने देखा था कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन थे, जबकि मायोग्लोबिन में हमारे पास सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होता है जो आयरन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। हेम पार्ट उसके साथ अटैच होगा, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होगा एंड उसके आयरन के साथ हेम पार्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बाइंडिंग की कैपेसिटी होगी, ठीक है। सिमिलरली मायोग्लोबिन जो है बेसिकली आपके पास वो स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है, और ये जो अपीयरेंस है बेसिकली हमारी, तो वो भी इसी मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की वजह से है, मायोग्लोबिन के प्रेजेंस की वजह से है बेसिकली, ठीक है। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, मतलब क्या है कि ये आपके पास जब ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन जब कम होगा, ठीक है, एक सर्टेन लेवल तक जब आपके पास कम होगा तब ये रिलीज कर सकता है। मीन्स कि जब इसको
ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, तो तब मसल्स जो हैं उसको मायोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन उसने एज ए स्टोरेज रखा हुआ है उसको रिलीज करेगा। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लें, ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको मायोग्लोबिन का, ये एक ही आपके पास सिंगल मोनोमर है। यहाँ पे आपके पास वन ग्लोबिन चेन है, टर्शरी स्ट्रक्चर है आपके पास, नो क्वार्टरनरी लाइक दी हेमोग्लोबिन, ठीक है। और ऑक्सीजन स्टोरेज करता है। जब आपके पास पार्शियल प्रेशर 20 तक आ जाता है, उसके नीचे आएगा, तो आपके पास ये फिर क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। उससे पहले उसने अपने पास टाइटली क्या किया हुआ है, बाइंड रखा होता है एक ही हेम पार्ट के साथ, एक ही ऑक्सीजन अटैचमेंट की कैपेसिटी है, ठीक है। इंटरमीडिएट है, जिस तरह हमने पहले जिक्र किया कि ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन जो है एरोबिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ द मसल सेल्स को, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हेमोग्लोबिन टू एरोबिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ द मसल सेल्स। अच्छा, हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर रहा है, कह रहे हैं कि मसल सेल्स में जब जरूरत होती है, जब हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार होती है हमारे पास, तो मसल मूवमेंट्स वगैरह के लिए वो ऑक्सीजन की ट्रांसफर फ्रॉम द हेमोग्लोबिन टूवर्ड्स द मसल सेल्स जो है वो मायोग्लोबिन करते हैं, ठीक है। और ये मायोग्लोबिन, जिस तरह पहले हमने जिक्र किया कि 20 मर्करी से अगर पार्शियल प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो ही मायोग्लोबिन रिलीज करेगा ऑक्सीजन को। उससे पहले ये एज ए स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन काम करता है इन दी रेस्टिंग मसल्स, ठीक है। जब आपके पास, जब आप रेस्ट में होते हैं, तो ऑक्सीजन स्टोर्ड रहता है, इसके पास अटैच रहता है। जब प्रेशर इतना कम हो जाए कि आपके पास वर्कआउट में वो नॉर्मल ऑक्सीजन का जो यूसेज है वो आपके पास कम हो जाए, सो 20 मर्करी से नीचे आने पे ये ऑक्सीजन को रिलीज करेगा फॉर द पर्पज ऑफ रिस्पायरेशन, ठीक है, जो मसल सेल्स हैं हमारे वहां पे, ठीक है। और इसकी रिलीजिंग में on releasing when supplies of oxyhemoglobin have been exhausted, ठीक है, कि जब आपके पास ऑक्सीहेमोग्लोबिन की सप्लाई है, उसके एग्जॉशन के बाद फिर ये आ जाता है आपके पास रिस्पायरेशन में एनर्जी को फुलफिल करने के लिए। If you look at the structure of both myoglobin and hemoglobin, you can see that myoglobin is a monomer while the hemoglobin is a heterotetramer, ठीक है। हेट्रोटेट्रामर का क्या मतलब है कि आपके पास चार इसमें सब यूनिट्स हैं, ठीक है। दो अल्फा और दो बीटा, और चारों डिफरेंट है। सो हेटेरो फॉर डिफरेंट एंड टेट्रामेर फॉर फोर सब यूनिट, जबकि मोनोमर सिंगल मॉलिक्यूल आपके पास, सिंगल आपके पास जो है वो सब यूनिट मौजूद है, ठीक है। इसी तरह जो दूसरी कंपैरिजन है उसको अगर हम देखें, अगेन वही बात यहाँ पे आपको नजर आ रही है कि चार चेन्स हैं, बेसिकली टू डिफरेंट टाइप्स, अल्फा एंड बीटा हमारे पास हेमोग्लोबिन में जो हमने अभी डिस्कस किया। सो बेसिकली फोर चेन्स आपके पास कंप्राइज करते हैं हेमोग्लोबिन, जबकि मायोग्लोबिन में हमने देखा कि सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। सिमिलरली स्ट्रक्चर टाइप जो है वो टेट्रामेर एंड मोनोमेर होगा। बाइंडिंग जो है आपके पास हेमोग्लोबिन में ज़्यादा आपके पास बाइंडिंग हो सकती है मॉलिक्यूल्स की, मोर देन वन, और जबकि मोनोमर जो है वो आपके पास सिंगल ऑक्सीजन के साथ सिर्फ टाइटली एंड फर्मली बॉन्ड करता होता है, ठीक है। प्रेजेंस जो है आपके पास हेमोग्लोबिन थ्रू आउट दी बॉडी मौजूद होगा, मायोग्लोबिन आपके पास मसल सेल्स में सिर्फ मौजूद है, ठीक है। जबकि हम देखें अगर, तो हेमोग्लोबिन पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करेगा, जबकि मायोग्लोबिन सिर्फ सप्लाई करता है मसल्स को ओनली, ठीक है। जो आपके पास स्टार्विंग टाइम ऑफ ऑक्सीजन है, जहाँ पे ऑक्सीजन कम हो रहा होगा जब, तो वो मसल्स में सिर्फ आपके पास प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। बाकी हेमोग्लोबिन जो है वो पूरी बॉडी में इसको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। इसके बाद है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक। एज वी नो दैट वी हैव डिफरेंट मैकेनिज्म्स, डिफेंस मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट आवर लंग्स फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक है। एज वी हैव लर्न अबाउट द नोस्ट्रिल्स, इनसाइड द नोस्ट्रिल द म्यूकस लाइनिंग, द सिलिया, म्यूकस स्टिकी नेचर जो है आपके पास क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो हार्मफुल है हमारे लंग्स के लिए, ठीक है। एनसीडीए विल प्रोपेल देम बैक, ठीक है। सो एक तो हमारे पास नेचुरल जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म मौजूद है, लेकिन उसके अलावा भी जो है आपके पास उससे रिलेटेड या उससे थोड़ा सा हट के आपके पास डिफरेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके पास डिफरेंट रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। अभी हम जो डिस्कस करेंगे इसमें पहले नंबर पे, तो वो हम करेंगे अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में, ठीक है। कि आपके पास इनहेलेशन में जितने जितने भी आपके पास हार्मफुल सब्सटेंसेस आ रहे हैं वो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में किस तरह की इंफेक्शन काज कर सकते हैं, ठीक है। सो साइनसाइटिस कहलाए जाते हैं। इन्फ्लेमेशन है नेजल साइनसेस में,
ठीक है। जो आपके पास होल्स इन दिस स्कल है, ठीक है, जो ओपनिंग है, जिस तरह के हमने बकल कैविटी में भी पढ़ा था अभी रिस्पिरेटरी ट्रैक में जब एनाटॉमी डिस्कस कर रहे थे, उसमें भी हमने देखा था कि जो साइनसेस हैं आपके पास, जिस तरह के ऑसिपिटल साइनसेस थे और जो हमने उसमें स्कल में दरमियान में नेजल कैविटी के ऊपर से जो साइनसेस हैं, ठीक है, ये भी वही साइनसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास एक्यूट भी है ये इन्फ्लेमेशन, और जो मतलब कि कुछ टाइम के लिए फिर ख़त्म हो जाएगी, एंड क्रोनिक क्रोनिक भी है जो बहुत ज़्यादा टाइम तक होती है, मच लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होगी, ठीक है। और जो फेशियल बोन है स्कल में, वो होल्स मौजूद होते हैं, आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखेंगे डायग्रामेटिकली, ठीक है। और जो कॉजेज है कॉल्ड, जो आपके पास काज होती है, तो वो कोल्ड एंड वेट क्लाइमेट की वजह से, जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स हैं, डस्ट वगैरह, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं। अच्छा, इफ यू लुक एट द डायग्राम ऑफ द साइनसाइटिस, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक साइड पे, इफ यू लुक एट द लेफ्ट साइड, आपको यहाँ पे हेल्दी साइनस नजर आ रहा है, एंड अगर आप राइट साइड को देखो तो साइनसाइटिस आपके पास नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि कोई भी इंफ्लेमेशन मौजूद नहीं है, यहाँ पे ये येलो पोर्शन आपको जो नजर आ रहा है, इन्फ्लेमेशन मौजूद है आपके पास साइनसिस में, ठीक है। और म्यूकस की एकमुलेशन आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। सो ये बेसिकली साइनसाइटिस है कि इन्फ्लेमेशन आपके पास हो और वो जो म्यूकस है वो वहाँ पे एक्सेस अमाउंट में क्या हो जाए, स्टोर हो जाए, जो फिर डिफिकल्टी होगी इन दी ब्रीथिंग, ठीक है। तो फिर वो नाक का बंद होना या जो आपके पास डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग है, सो वो रीजन बनती है आपके पास, ठीक है। सो नेजल म्यूकस आपके पास आ जाता है, प्लग नोज आपके पास है, ठीक है, सिम्टम्स, और फेशियल पेन भी आपके पास आएगा, साइनसाइटिस इन्फ्यूशंस है वहाँ पे आपको पेन भी, एंड हेडेक आल्सो, ठीक है। सो ये अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में साइनसाइटिस है, यहाँ पे साइनसेस में इन्फ्लेमेशन काज होने की वजह से एक्सेसिव एकमुलेशन ऑफ ये म्यूकस, एक्सेसिव एकमुलेशन ऑफ म्यूकस जो है वो काज होती है, ठीक है। सिम्टम्स जो हैं आपके पास, फीवर, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, रास्पी वॉइस, ठीक है, ये डिफरेंट आपके पास दिए गए हैं सिम्टम्स, जो बेसिकली बिकॉज ऑफ द साइनसाइटिस काज होते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए जो एंटीबायोटिक्स यूज होते हैं, सल्फर ड्रग्स नॉर्मली वो प्रिस्क्राइब किया जाता है, एंड अलॉन्ग विद दैट नेबुलाइजेशन जो है वो भी प्रिस्क्राइब की जाती है, बहुत मुफीद होती है आपके पास कोल्ड वगैरह की कंडीशन में या साइनसाइटिस की कंडीशन में। वैसे तो आपके पास डिफरेंट उसमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन अगर सिर्फ सलाइन वाटर की नेबुलाइजेशन भी हो, स्टीम इनहेलेशन है बेसिकली, इस तरह का, इस तरह की मशीन है जिसमें पाइप में वो जो एयर है, स्टीम है, जो गर्म हवा है, वो आपके नेजल कैविटी में अगर जाएगी तो वहाँ पे वो इन्फ्लेमेशन और वो जो एकमुलेशन है उससे निजात दिलाती है पेशेंट को, तो साइनसेस को और नोज को जो है वो ओपन करा देती है, उसमें इन्फ्लेमेशन को खत्म करती होती है। सो नेबुलाइजेशन आल्सो कैन बी प्रिस्क्राइब फॉर दी यूज, डॉक्टर्स यूज करते हैं उसको, पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते होते हैं साइनसाइटिस के केस में मोस्टली, ठीक है। अच्छा, जो असाइनमेंट जो है आज की हमारी, वो जो हमने आज डिस्कस किया उस सब को समझ के आप लोगों ने ये क्वेश्चन के आंसर्स भी देने हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कैसे होती है, रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स को आपने एक्सप्लेन करना है, दोनों को जो हमने डिस्कस किए हैं आज, उनके स्ट्रक्चर को, उनके जो भी डिफरेंसेस हैं हेमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन के, एंड यू विल आल्सो हैव टू राइट अबाउट द अपर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स, जो साइनोसाइटिस के बारे में हमने डिस्कस किया कि क्या चीज़